स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रतनगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा रतन सेन का शासन हुआ करता था। रतन सेन का एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार अनिकेत। राजकुमार राजा और रानी की इकलौती संतान था। महाराज रतन सेन ने अपने पुत्र की अच्छी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल में भेजा था। जब राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजमहल में लौटा तो वह बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय नौजवान बन चुका था। इसके अतिरिक्त राजकुमार ने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी इन सभी युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। महाराज को पूरी उम्मीद थी कि उनके बाद जब राजकुमार राजगद्दी संभालेगा तो एक प्रजापालक राजा बनकर प्रजा की सेवा करेगा। एक दिन महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहने लगे, युवराज, हमारे बाद तुमने ही इस राज्य का सिंहासन संभालना है। इस राज्य के होने वाले राजा तुम ही हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि तुम राजगद्दी संभालने से पहले इस दुनिया को घूम फिर लो, इस संसार का भ्रमण कर लो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस यात्रा से तुम बहुत सी बातें सीख पाओगे। तुम्हें इस तरह के अनुभव प्राप्त होंगे जो राजमहल में रहकर नहीं हो सकते, और वे सभी अनुभव राजा बनने के बाद तुम्हारे बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि इस भ्रमण के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हमारी जनता के सुख दुख क्या हैं। तो बस तुम अपने सफर की तैयारी कर लो, लेकिन ये बात याद रखना कि इस सफर के दौरान तुम एक राजकुमार नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर जाओगे। किसी को भी इस बारे में पता न लगे कि तुम एक राजकुमार हो, इसलिए तुम एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर दुनिया की यात्रा करने के लिए निकलोगे। इसके अलावा महल से निकलते हुए तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं होगा, ना ही सवारी करने के लिए कोई घोड़ा होगा। यात्रा के दौरान धन कमाने के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इसी से तुम जान सकोगे कि हमारे राज्य के गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलें जीवन में झेलनी पड़ती है। इसके बाद जब तुम लौटकर वापस महल में आओगे तो तुम्हारे पास अपना कमाया हुआ धन भी होना चाहिए। ये धन तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे। अगर तुम इन शर्तों को पूरा करते हुए सफल हुए तो मैं समझूंगा कि इस राज्य की बागडोर तुम बहुत ही अच्छे से संभाल सकोगे। राजकुमार ने महाराज को इस बात का वचन दिया कि वो इन सभी शर्तों को पूरा करेगा, और फिर राजकुमार ने दुनिया के सफर पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। राजकुमार के महल को छोड़कर जाने की खबर जब महारानी तक पहुंची तो वो बहुत ही परेशान हुई। अपनी माँ की परेशानी को देखते हुए राजकुमार अपनी माँ को समझाने लगा और कहने लगा, मुझे ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। मैं दुनिया के सफर पर निकलूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस यात्रा का अनुभव करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये अनुभव मेरी आने वाली जिंदगी में मुझे बहुत ही काम आएगा। महारानी ने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार को जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन राजकुमार दुनिया के सफर पर निकल पड़ा। राजकुमार के शरीर पर ना तो कीमती कपड़े थे और ना ही उसके पास कोई घोड़ा था। वो एक साधारण आदमी के वेश में महल से निकल पड़ा। महाराज के आदेश के अनुसार राजकुमार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने अब तक काफी रास्ता तय कर लिया था। वह कई गांवों और कस्बों को पार करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था। अब उसके सामने एक खुला मैदान था। मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। राजकुमार को अब भूख लगने लगी थी। चलता चलता राजकुमार एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल में फलों के बहुत से पेड़ थे। राजकुमार ने पेड़ों से फल तोड़े, उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। जंगल में कई ऐसी झाड़ियां थी जिन पर बेर लगे हुए थे। उनमें से कुछ बेर तोड़कर राजकुमार ने अपनी जेब में रख लिए, ये सोचकर कि कहीं उसे दोबारा भूख लगेगी तो ये बेर खाकर अपनी भूख शांत कर लेगा। नजदीक ही एक नदी बह रही थी। राजकुमार ने नदी से पानी पिया
और फिर वापस अपने सफर पर आगे बढ़ने लगा। राजकुमार सोच रहा था कि वो किसी गांव तक पहुंच जाए, उसके बाद वो आगे विचार करेगा कि उसे क्या करना है। ईश्वर का नाम लेकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसे चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। राजकुमार को अब थकावट भी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके चलता ही जा रहा था। कुछ देर के बाद उसे नजदीक ही कुछ घर दिखाई देने लगे। उसकी नजरों के सामने छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। राजकुमार खुश हुआ और वो तेज गति से उस ओर बढ़ने लगा। गांव तक पहुंचने में राजकुमार को ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, एक आदमी उसकी तरफ आया और कहने लगा, भाई तुम कोई अनजान आदमी मालूम होते हो, तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम किसी काम की तलाश में हो? राजकुमार कहने लगा, जी श्रीमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ धन कमाकर अपने आगे के सफर पर बढ़ सकूं। राजकुमार की बात सुनकर वो आदमी बहुत ही खुश हुआ। वो राजकुमार को अपने घर पर ले आया। उस आदमी के घर में उसकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। उसे देखकर आदमी का परिवार भी बहुत ही खुश हुआ। जंगल पार करते समय राजकुमार ने जो बेर अपने पास रख लिए थे, वो बेर उसने बच्चों को दे दिए। बेर पाकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हुए। थोड़ी ही देर में उस आदमी की पत्नी ने खाना तैयार कर लिया। दोनों को खाना परोसा गया और खाना खाने के बाद वो आदमी राजकुमार से कहने लगा, मेरा नाम भजन लाल है। मैंने कुछ दिन पहले ही गांव में एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा है। मैं उस जमीन पर खेती बाड़ी शुरू करना चाहता हूँ, मगर जमीन का वो टुकड़ा बहुत ही ऊंचा नीचा है। मैं उसको समतल नहीं कर सकता। इस काम को तुम करोगे और जब वो जमीन समतल हो जाएगी और उसमें बीज बो दिए जाएंगे, तब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तुम्हारी इस मेहनत के बदले मैं तुम्हें इतना धन अवश्य दूंगा कि तुम अपने आगे की यात्रा कर सकोगे। राजकुमार ने इस काम को करने की हामी भर दी। अगले दिन वह भजन लाल के साथ उसकी जमीन पर जा पहुंचा। जमीन का वो टुकड़ा सचमुच ही बहुत ही ऊंचा नीचा था। राजकुमार ने अपनी कुदाल संभाली और काम शुरू कर दिया। भजन लाल को कोई दूसरा काम याद आ गया, इसीलिए वो अपने घर वापस चला गया। जमीन की खुदाई के दौरान राजकुमार की कुदाल किसी धातु की वस्तु से टकराई और एक टन की आवाज हुई। राजकुमार ने वहां की मिट्टी अपने हाथों से हटाई। उसे एक पीतल की हंडिया नजर आई। जब राजकुमार ने हंडिया बाहर निकाली तो देखा उसमें चमचमाती हुई अशर्फियां मौजूद थीं। इन अशर्फियों को देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। राजकुमार ने हंडिया को फिर से मिट्टी में ढक दिया। वो वापस अपने काम में जुट गया। दोपहर होते होते उसने सारी जमीन को समतल कर दिया था। साथ ही उसने बीज बोने के लिए खेत में क्यारियां भी बना दी थी। ये काम बहुत ही कठिन था, लेकिन राजकुमार पूरी मेहनत के साथ लगा रहा। अब राजकुमार को कुछ थकावट भी महसूस होने लगी थी। आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भजन लाल को गए हुए अब काफी देर हो चुकी थी। जब वो अपने घर से वापस लौटा तब राजकुमार अपना काम खत्म कर चुका था। उसके खेत की जमीन बिल्कुल समतल हो चुकी थी। भजन लाल ने राजकुमार के काम की बहुत ही तारीफ की। भजन लाल अपने साथ खाना भी लेकर आया था और फिर दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। राजकुमार ने अभी तक भजन लाल को अशर्फियों की हांडी के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन जब बीज बोने की बारी आई तो राजकुमार ने भजन लाल को वो हंडिया दिखाई। ये देखकर भजन लाल बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो। अगर तुम चाहते तो इस हंडिया को चुपके से निकालकर यहाँ से जा सकते थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। इस हंडिया में जितनी भी अशर्फियाँ हैं, मैं उनमें से आधी अशर्फियाँ तुम्हें दे दूंगा। लेकिन राजकुमार कहने लगा कि श्रीमान, ये हंडिया आपके खेत से निकली है, इसीलिए ये आपकी ही संपत्ति है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। भजन लाल कहने लगा, नहीं भाई, तुम जो भी कहो, इसमें से आधा हिस्सा तुम्हें ही रखना पड़ेगा। राजकुमार के बहुत मना करने के बावजूद भी भजन लाल नहीं माना। उस हंडिया में 1000 सोने की अशर्फियां थी। भजन लाल ने
500 अशर्फियां राजकुमार को दे दी। राजकुमार सोचने लगा कि वो इन अशर्फियों का क्या करेगा। तब राजकुमार को विचार आया कि इसी गांव में फलों के पेड़ों से भरा हुआ एक बागीचा है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। राजकुमार ने इन अशर्फियों से वो फलों का बागीचा खरीद लिया। गांव में कई लोग ऐसे थे जो अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते थे। राजकुमार ने गांव के कुछ ऐसे ही आदमियों को उस बगीचे की देखभाल करने के लिए रख लिया। इन आदमियों की जिम्मेदारी ये थी कि वे लोग पेड़ों में पानी देते, उनमें खाद डालते और फलों को तोड़कर सुरक्षित रखते। राजकुमार को उस गांव में रहते हुए काफी अरसा बीत चुका था। इस दौरान वह अपने बागीचे की देखभाल भी करता रहा, साथ ही साथ वो भजनलाल के खेतों की भी देखभाल करता रहा। एक दिन वह भजनलाल से कहने लगा, श्रीमान, अब मुझे अपने सफर पर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप मेरे जाने के बाद मेरे फलों के बाग की निगरानी करें। भजनलाल इस काम के लिए तैयार हो गया। राजकुमार फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। राजकुमार के पास अब धन की कोई कमी नहीं थी। भजनलाल ने चलते समय उसे अशर्फियों की एक थैली भी दी थी जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। अब राजकुमार ने एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा भी खरीद लिया। इस वजह से अब सफर तय करने में उसे आसानी हो गई थी। अब क्योंकि राजकुमार के पास काफी धन जमा हो चुका था, इसीलिए अब उसे कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वह जिस भी गांव में जाता वहां पर एक सराय में रुक जाता, लोगों से मिलता, उनकी परेशानियों के बारे में पूछता और फिर आगे चल पड़ता। इस यात्रा में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। उसे इस बात की जानकारी भी हो गई कि उसके राज्य में रहने वाली गरीब जनता को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसने ये निश्चय कर लिया कि जब वह महल में वापस जाएगा तो महाराज से इस बारे में बात करेगा। राजकुमार को महल से निकले हुए काफी समय बीत चुका था। राजकुमार को अब अपने पिताजी महाराज और रानी की याद सताने लगी थी। इस अवधि के दौरान राजकुमार ने पूरे राज्य को घूम लिया था। अब वह वापस चलने का फैसला करता है। जब राजकुमार अपने वापसी के सफर पर निकला तो नगर के कोतवाल की कचहरी के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा देखकर वहां पर रुक गया। एक बुढ़िया को घेर कर बहुत से लोग खड़े थे। बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। ये सारा दृश्य देखकर राजकुमार की इच्छा हुई कि वह भी जाने आखिर हुआ क्या है। भीड़ को चीरता हुआ राजकुमार बुढ़िया के पास पहुंचा और पूछने लगा, बुढ़िया माई, आखिर तुम कोतवाल की कचहरी के बाहर बैठकर क्यों रो रही हो? बुढ़िया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा जिसका नाम सरजू है, उसे कोतवाल ने कारागार में बंद कर रखा है और वो उसको छुड़ाने के लिए मुझसे 500 अशर्फियों की रिश्वत मांग रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं गरीब बुढ़िया इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊं? राजकुमार ने कहा, अम्मा तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारा बेटा किस अपराध के लिए कारागार में डाला गया है? वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा बात यह है कि हमारे गांव में अक्सर लुटेरे आकर लूटपाट किया करते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका विरोध कर सके, लेकिन मेरा बेटा जवान और बहादुर है और वह एक दिन उन लुटेरों का सामना करने के लिए उनसे भिड़ गया। लुटेरों के साथ हुई हाथापाई में एक लुटेरे को उसने बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि कोतवाल को उन लुटेरों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके बेईमान कोतवाल ने मेरे ही बेटे को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उस पर इल्जाम ये लगा कि उसने गांव में झगड़ा किया है। अब उसे छुड़वाने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा है। बुढ़िया के आसपास जमा लोग उसी गांव के थे। उन्होंने भी बुढ़िया की बात को सच बताया। ये सच्चाई जानकर राजकुमार कहने लगा कि आप सभी लोग मिलकर नगर के न्याय अधिकारी के पास कोतवाल की शिकायत क्यों नहीं करते? सभी लोग कहने लगे कि न्याय अधिकारी भी एक भ्रष्ट अधिकारी है, वो उनकी फरियाद नहीं सुनता। इसके बाद राजकुमार ने अपनी अशर्फियों की थैली उस बुढ़िया को देते हुए कहा, अम्मा तुम ये अशर्फियां कोतवाल को देकर अपने बेटे को छुड़ा लो। इसके बाद राजकुमार ने उस नगर के न्याय अधिकारी और कोतवाल का नाम पता मालूम कर लिया
अब वो अपने महल की तरफ वापस जा रहा था। वापसी के सफर में वह सबसे पहले भजन लाल के पास पहुंचा और ये देखकर बहुत ही खुश हुआ कि जिस बाग की देखभाल के लिए उसने भजन लाल से कहा था, वो बाग बहुत ही अच्छी तरह से फल फूल रहा था। बगीचे के चौकीदारों ने बड़ी ही मेहनत से काम किया था। भजन लाल ने उसे बताया कि इस बाग के फल बहुत ही अच्छी कीमतों पर बिक रहे हैं। भजन लाल ने अशर्फियों से भरी हुई एक थैली राजकुमार के हवाले की और कहने लगा, इस बगीचे के सारे खर्चे पूरे करने के बाद ये अशर्फियों की थैली बची है, इन्हें अपने पास संभाल कर रख लो। राजकुमार ने अशर्फियों की थैली अपने पास रखी और फिर भजन लाल का धन्यवाद किया और कहने लगा, श्रीमान, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी है। मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया था कि जब मैं वापस आऊं तो मेरे पास धन होना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने भजन लाल को अपनी सारी कहानी सुना दी। भजन लाल को जब ये पता चला कि ये नौजवान इस राज्य का राजकुमार है तो वो परेशान हो गया और कहने लगा, राजकुमार, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप राजकुमार हैं। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं कभी भी आपसे अपने खेतों में काम ना करवाता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार मुस्कुराकर कहने लगा, श्रीमान, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं राजकुमार जरूर था, लेकिन एक गरीब राजकुमार था। मैं जब महल से निकला था तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आपने तो मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। आपकी वजह से ही मैं इस योग्य बन पाया कि अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। राजकुमार की बातें सुनकर भजन लाल अब कुछ निश्चिंत हो गया था। इसके बाद राजकुमार कहने लगा कि अब मेरे इस बगीचे के मालिक आप ही रहेंगे। इस बगीचे में काम करने वाले लोगों का आप खास ख्याल रखिएगा। भजन लाल ने राजकुमार को इस बात का वचन दिया और फिर कुछ दिन का सफर तय करने के बाद राजकुमार वापस अपने महल में पहुंच गया। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुए। राजकुमार ने अपने साथ लाई हुई अशर्फियों की थैली महाराज को दे दी और कहने लगा, पिताजी, आपके आदेश के अनुसार मैंने एक गरीब आदमी के भेष में पूरे राज्य की सैर कर ली है। हमारे राज्य में बहुत से लोग गरीबी की जिंदगी बिता रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे राज्य के कई राज कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। एक नगर के न्याय अधिकारी और वहां के कोतवाल की बेईमानी तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरी प्रार्थना यह है कि मैं आपको उन दोनों के नाम और पते बताऊंगा, आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। इसके अलावा मैंने अपनी यात्रा में देखा कि हमारी प्रजा के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना जीवन जीने के लिए उचित रोजगार भी नहीं है। हमारे राज्य के कई छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए गुरुकुल नहीं जाते। ये बच्चे सारा दिन गलियों में खेलते रहते हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने राज्य में कई गुरुकुल और पाठशालाएं खोलनी होगी। इसके अलावा राज्य में कई नौजवान ऐसे हैं जो बहुत ही कम मजदूरी में अपना जीवन चला रहे हैं, जिसका कारण ये है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई हुनर नहीं आता। मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि राज्य में पानी के कुएं बहुत ही कम हैं। गांव की औरतों को पानी के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसीलिए हर गांव और कस्बे में नए कुएं खुदवाने की व्यवस्था की जाए। महाराज अपने बेटे की सभी बातें सुनकर बड़े ही खुश हुए और कहने लगे, राजकुमार, हमें मालूम है कि ये सभी बातें जानने के लिए तुमने बहुत ही तकलीफें उठाई हैं, लेकिन इन बातों से अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम कल से ही ये आदेश जारी करेंगे कि राज्य में गुरुकुल और पाठशालाएं खोली जाएं। हर गांव और देहात में जगह जगह कुएं खुदवाए जाएं। राज्य के नौजवानों को अलग अलग तरह के हुनर सिखाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अपने राज कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी से काम करने का आदेश भी दिया जाएगा। यदि कोई भी बेईमानी करते हुए या रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसे तुरंत कारावास में डाला जाएगा। साथ ही साथ तुम जिस न्याय अधिकारी और कोतवाल के बारे में हमें बता रहे हो, उन्हें भी दंड दिया जाएगा। और फिर इसके बाद ऐसा हुआ भी। कुछ दिनों में ही महाराज के आदेश का पालन होना शुरू हो गया। ज्यादा समय नहीं लगा
और महाराज के आदेशों की वजह से राज्य की जनता अब खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगी। महाराज, रानी और राजकुमार अपने राज्य की जनता को खुश देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। कुछ समय के बाद राजकुमार का विवाह पड़ोस के ही एक राज्य की सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया गया। इसके बाद महाराज ने अपने बेटे का राज तिलक किया और अपने राज्य की राजगद्दी उसे सौंप दी। साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी ईश्वर की भक्ति में गुजारने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।